जो भी उनके कोर्ट में या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में या वॉट एवर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसको वो रिकॉर्ड करके रखा करते थे। मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स को, पेपर्स को वो बहुत संभाल करके रखा करते थे। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग एजेंट्स बनाए हुए थे जिनको वो वकील कहते थे। और जो इंपीरियल ऑर्डर्स होते थे उसको फरमान कहा जाता था। तो इन सबको जो है वो संभाल करके रखा करते थे। और जो कोर्ट राइटर्स थे उनको वाकिया नवीस कहा करते थे। कोर्ट राइटर्स को वाकिया नवीस कहते थे। वाकिया माने कोई इंसिडेंट, मतलब कोई इंसिडेंट जिसको कि जो है ना या कोई भी इंसिडेंट है उसको जो है ना मतलब वाकिया कहा जाएगा। और वाकिया नवीस माने उसको लिख करके रखने वाला, उसको रिकॉर्ड के रूप में रखने वाले। और जो एजेंट्स थे नोबल्स के, उनको वकील कहा जाता था। तो आज भी जो वकील होते हैं वो क्या होते हैं, जो जिरह करते हैं, मुकदमे की सुनवाई करते हैं। मतलब जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं। तो ये वकील जो है वो क्या करते थे, वो भी प्रोसीडिंग्स को ही रिकॉर्ड रखा करते थे। प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड माने कि जैसे कोई भी डिसीजन है, कोई भी काम है, तो वो एकदम से तो नहीं लिया गया होगा। तो वो कैसे, जैसे किसी की एप्लीकेशन आई, फिर उस पर क्या कार्रवाई हुई, फिर कैसे रिक्रूटमेंट हुई, तो ये एक प्रोसीडिंग हो गई ना। तो इस तरीके से एक पूरी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंफॉर्मेशन जो है रखना मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, वो क्यों सारी इंफॉर्मेशन रखा करते थे। और ये जो है ना आपको पूरा बताना होगा, पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना होगा। आप कभी भी आंसर को पैराग्राफ में मत लिखिए, हमेशा आंसर को पॉइंट्स में लिखिए। और अच्छा होगा कि उसके लिए आप छोटी छोटी जो है वो सब टाइटल्स बनाइए और सब टाइटल्स को आप एक्सप्लेन कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है ये आंसर करने का। और अगर आप सब टाइटल्स नहीं बना सकते हैं तो आप लोग जो है पॉइंट्स को एलाबोरेट कीजिए, पॉइंट्स को लिखिए। पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल सेंटेंस में आपने एक बात लिख दी और वो आपका एक पॉइंट जो है ना काउंट हो गया, ऐसा नहीं होता। पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप जो है कम से कम 2 3 4 लाइनों में उस अपनी जो भी बात आप कह रहे हैं उसको पूरा एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसके बाद देखेंगे हम कि जो न्यूज फ्रॉम द एग्जॉल्टेड कोर्ट, मतलब कोर्ट की जो न्यूज है, अखबाराते दरबारे मौला, ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, अखबाराते दरबारे मौला। सारी न्यूज वॉट एवर वॉज हैपनिंग इन द कोर्ट वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड, उसको भी रिकॉर्ड करके रखा जाते थे। तो आप देखते हैं ना कि आज भी हमारे यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है हम उसको अखबार कहते हैं। तो अखबार क्या है, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स, है ना, वो घटनाओं का रिकॉर्ड है। न्यूज जो चारों तरफ होती हैं, जो भी खबरें होती हैं, उनका जो है ना रिकॉर्ड उसमें मेंशन किया जाता है। अच्छा, इसमें डेट, टाइम, सेशन, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, हर चीज जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि ये लोग इस चीज का भी रिकॉर्ड रखा करते थे कि कौन डिप्लोमेट, मतलब कोई किसी राज्य का या कहीं से जो है ना कोई एम्बेसडर, एनवॉय, कोई भी अगर जो है वो किंगडम में आता है, एम्पायर में आता है, तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता था। उसको क्या गिफ्ट दिया जाता है और वो क्या गिफ्ट देता है, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता था। माने कहने का ये है कि हर चीज को जो है वो रिकॉर्ड के रूप में यहाँ पर मेंशन किया जाता था। और जो न्यूज रिपोर्ट थी वो एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रीजन्स, माने पूरे, मतलब ऑल ओवर द एम्पायर, सारी जो है ना न्यूज को मैसेज कन्वे करना। सपोज करो कि रूल एम्पायर एम्परर ने कोई इंपीरियल ऑर्डर पेश किया है, तो उस इंपीरियल ऑर्डर को भी जो है ना पूरे एम्पायर तक, जो है ना पूरे राज्य तक, सभी जगहों तक जो है ना उसको फैलाना, ये भी इनकी ड्यूटी हुआ करती थी। और इसको एक पोस्ट के तहत जो है ना वो इन्फॉर्म किया जाता था। जैसे पोस्ट के तहत माने कि जो है ना जैसे मैसेज कन्वे करने के लिए हम लोग आज पोस्ट ऑफिस का यूज करते हैं, उसी तरीके से ये लोग क्या करते थे, इनके पास होते थे रिले और फुट रनर्स। फुट रनर्स माने जो दौड़ते थे, माने जो स्पीड से दौड़ने वाले होते थे, जो फास्ट रनर्स हुआ करते थे, उनको इस काम के लिए अपॉइंट किया जाता था ताकि जल्दी से जल्दी मैसेज जो है वो कन्वे हो सके। तो इसके लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को जो है ना अपॉइंट किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। और फिर एक जो है ना जैसे रिले रेस होती है,
तो इसी तरीके से मैसेज जो है ना वो जब एक पॉइंट तक पहुंचता था तो वहां पे दूसरा व्यक्ति जो है ना वो तैयार रहता था, वहां से उसको मैसेज को लेकर के फिर वो दूसरी जो है ना वो दौड़ता था, और फिर जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद में जो तीसरा आदमी वहां पे तैयार रहता था वो उसको पकड़ाया करता था। इस तरीके से जो है ना वो मैसेजेस पहुंचा करते थे। अब हम आएंगे बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बियॉन्ड द सेंट्रल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वी विल स्टडी इन दिस, आप देखेंगे कि जो इतना बड़ा एम्पायर है, तो जैसे आज हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है जहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी जगहों पर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट्स की स्टेट गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स हैं। इन द सेम वे यहाँ होता था कि जो सेंटर है उसके अलावा जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, माने कि अलग अलग जो है क्या बोलते हैं, जो उसके सब डिविजन्स थे, उन सब डिविजन्स में एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन किया जाता था, वहां पर कैसे सब एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज किया जाता था, कैसे जो है ना चेक किया जाता था, कौन लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो सर्टेन पीपल वर अपॉइंटेड फॉर द पर्पस। तो आप देखेंगे कि जो प्रोविंसेस थे उनको सूबास कहा जाता था, और सूबा का जो क्या होता है, जो गवर्नर होता था, सूबा को जो गवर्न करता था उसको सूबेदार कहा जाता था। सूबा को सूबेदार का, सूबा का जो एडमिनिस्ट्रेटर मैम होता था उसको, हाँ बेटा। मैम जो 242 पेज नंबर पे लास्ट सेकंड पैराग्राफ है, हम्म। उस उसमें जो ये लिखा हुआ है ना, प्रोवाइडेड दैट ही डिड नॉट ऑलरेडी हैव 4 वाइफ्स, इसका क्या मतलब है? एक मिनट, 242 पेज पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ। हाँ जी मैम। एंड प्रोवाइडेड दैट ही डिड नॉट ऑलरेडी हैव 4 वाइफ्स, ये हाँ मैम। the Aga and the Agacha could rise to the position of a Begum depending on the husband's will, and provided that he did not already have 4 wives. And provided that he did not already have 4 wives. And he provided that he did not already have 4 wives. Love and motherhood played important role. मतलब इसमें ये है कि जो रूलर है, जो एम्परर है, उसकी जो है ना, जो उसकी विल है उस पर डिपेंड करता है कि वो किसी आगा या आगाछा को जो है ना, मतलब जो मतलब लोअर लेवल के, लोअर स्टेटस की जो वाइफ है उसको भी जो है ना वो किस बेगम का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड दैट ही डिड नॉट ऑलरेडी हैव 4 वाइफ्स, उसकी मतलब उस मतलब जैसे कि उसकी जो मतलब वाइफ्स है, सपोज करो जैसे कि क्या बोलते हैं, वाइफ जो है ना वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी लेकिन बेगम कम होती थी। मतलब पत्नियों का दर्जा तो जो ना जो आगा थे उनको भी तो पत्नी का दर्जा मिलता था, और बेगम का दर्जा तो वो किसी किसी को ही मिलता था, ठीक है। तो बेगम और वाइफ में जो डिफरेंशिएट है वो बताया गया है आपको इसमें, कि बेगम जो है वो वही होगी जिसको कि वो चाहेंगे, जिसको मतलब या तो वो इंपीरियल जो है ना बर्थ की, नोबल बर्थ वाले जो फैमिली से आती हैं उन लोगों को कहा जाएगा, या किसी एक को जिसको वो सिलेक्ट करते हैं, जिसको वो पसंद करते हैं किसी भी कारण से, तो उसको जो है ना बेगम का दर्जा दिया जाएगा। तो इसमें लिखा है कि एंड प्रोवाइडेड दैट ही डिड नॉट ऑलरेडी हैव 4 वाइफ्स, मतलब चाहे उसके पीछे कितनी भी पत्नियां हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो वाइफ जो है ना वो बेगम का दर्जा उसको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और बाकी इसका जो है ना ट्रांसलेशन मैं चेक करूंगी तो मैं आपको जो है ना पर्सनली बताऊंगी, पर्सनली क्या, मैं आपको इसको और एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं एक बार देखती हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, ठीक अभी हम कर रहे थे, हाँ, अभी हम कर रहे थे बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब क्या है, इसमें मैंने आपको बताया कि जो प्रोविंसेस थे उनको सूबा कहा जाता था, और जो सूबा का अधिकारी होता था उसको सूबेदार कहा जाता था, और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग सबऑर्डिनेट्स होते थे उनको दीवान, बख्शी और सदर कहा जाता था। दीवान, बख्शी और सदर, ठीक है। और फिर जो सूबा होता था उसको आगे सरकार में बांटा जाता था। तो जो सरकार का जुरिडिक्शन होता था वो फौजदार के हाथों में होता था, फौजदार को कमांडेंट कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, फौजदार के बाद जो है सरकार के बाद जो तीसरा डिवीजन होता था वो होता था परगना।
तीसरा जो डिवीजन होता था वो क्या था, परगना। जैसे अभी हमारे यहाँ पर क्या है, सेंटर, फिर स्टेट, और उसके बाद फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर आता है परगना। और परगना को कौन देखता था, परगना को जो है ना, कानून को चौधरी और काजी, ये 3 लोग हुआ करते थे। और सूबा को कौन 3 लोग देखते थे, दीवान, बख्शी और सदर। दीवान, बख्शी और सदर, जैसे कि सेंटर में होता था एग्जैक्टली वैसे ही, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे अभी भी ऐसा ही होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, ईच डिपार्टमेंट, मतलब हर डिपार्टमेंट को के एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए बहुत सारे लोग जो है ना रखे जाते थे, चाहे वो क्लर्क्स थे, अकाउंटेंट्स थे, ऑडिटर्स थे, मैसेंजर्स थे, एंड अदर फंक्शनरीज हु वर टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिशियल्स फंक्शनिंग ऑफ अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स, एंड व्हाटएवर दे डू, they do according to the procedures, according to the rules, according to the norms, है ना। जो भी प्रोसीजर्स है उस प्रोसीजर के तहत जो है ना ये लोग काम किया करते थे। और जो रिकॉर्ड्स की लैंग्वेज हुआ करती थी, जो लैंग्वेज जो है ना ये लोग यूज किया करते थे, वो कौन थी, पर्शियन लैंग्वेज को यूज किया करते थे, लेकिन लोकल लेवल पर लोकल लैंग्वेजेस को भी यूज किया जाता था। तो इसके बाद जो है ना हम आ जाएंगे पेज नंबर 248 पर, बियॉन्ड द फ्रंटियर्स। बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, बच्चों इस टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है, बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, इसका मतलब है कि वी हैव टू स्टडी अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स। माने कि मुगल्स अपनी जो है ना विदेश नीति कैसे बनाते थे, विदेश नीति क्या थी उनकी, माने व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, एंड हाउ द रिलेशंस बियॉन्ड द एम्पायर, अपने एम्पायर से बियॉन्ड कैसे मेंटेन किए जाते थे। तो इसमें आप लोगों को एक तो यही बताया गया है कि जो यहाँ पर मुगल रूलर्स थे, और जो मुगल क्रॉनिकल्स हैं, जो मुगल क्रॉनिकल्स हैं वो क्या बताते हैं, मुगल क्रॉनिकल्स हमें ये स्पष्ट तौर पे बताते हैं तो जो मुगल रूलर्स थे वो अपने आप को क्या कहते थे, वो अपने आप को बड़े हाई साउंडिंग टाइटल से नवाजा करते थे, बहुत बड़े बड़े टाइटल्स जो है ना वो अपने आप को दिया करते थे, जैसे कि शहनशाह, शहनशाह आलम, है ना, शहनशाह क्या है, किंग ऑफ किंग्स, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ना, जैसे जहांगीर, जहांगीर माने वर्ल्ड सीजर, माने पूरे विश्व का राजा, ठीक है। फिर शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े टाइटल जो है ना ये लोग रखा करते थे, और उसको बार बार जो है ना, मतलब उसको बार बार याद दिलाते रहते थे, बार बार उसको रिइटरेट करते थे, बार बार उसको जो है ना, मतलब उसको बोलते रहते थे। ये क्या कहते हैं, साबित करने के लिए, ये फील कराने के लिए उसको क्लेम करते रहते थे, ठीक है। और वो ये फील कराते थे कि दैट वी आर अनकॉन्टेस्टेड, माने हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, हम पर कोई जो है ना कोई और पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं कर सकता, वी आर द सुपर, हम लोग जो है वो एक्सट्रीम पावर है, हम लोग सुपर पावर है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या था कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन, इसीलिए तो ये अपने आसपास के एम्परर्स के साथ में, एम्पायर्स के साथ में जो है ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाते थे। अब देखो कि इनको जो है ना यहाँ पे अगर कहें तो कि इनको दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे सपोज करो हम ये कहें कि इनको अफ्रीका या जो है ना क्या बोलते हैं अमेरिका, इन कॉन्टिनेंट्स में जाकर के इनको जो है ना सिर मारने की जरूरत नहीं थी। तो हम जब रिलेशंस पढ़ेंगे तो ज्यादा रिलेशंस वो पढ़े जाएंगे जो बिल्कुल नियर बाई है, माने जो उनके क्लोज कांटेक्ट में है, जो जस्ट उनके एम्पायर के साथ में है, ठीक है। तो उस समय पर पाकिस्तान जो है वो इंडिया का ही हिस्सा था, तो हमारा नियर बाई जो है ना कंट्री कौन सा रहा, कौन सा एम्पायर रहा, वो रहा अफगानिस्तान, ठीक है। वहां पर किसका रूल, किसका शासन था, वहां पे वो ईरानियन एम्पायर का हिस्सा था, दैट वाज ईरानियन एम्पायर के कंट्रोल में था, वो ईरानियन एम्पायर था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट वाज द रिलेशंस बिटवीन द सफाविड्स विद द सफाविड्स, है ना, सफाविड्स एंड कांधार के साथ में क्या रिलेशन था, कांधार और सफाविद जो है ना इनके साथ जो है वो मुगल एम्परर्स के क्या रिलेशन थे। तो अब यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पे जो है ना ये हिंदू कुश माउंटेन, मतलब ये जो आपको बताया यहाँ पे ये फिजिकल आपको पोजीशन बताई गई है कि जो ये जो सफाविद्स है वो कहाँ रूल करते थे, और उनका जो क्या बोलते हैं एम्पायर था वो कहाँ तक फैला हुआ था, ये आपको बताया है। और मुगल एम्पायर जो है वो कहाँ तक फैला हुआ था वो आप लोगों को इसमें बताया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो क्या बोलते हैं काबुल और कांधार है, ये इसको जो है ना, मतलब जो सफाविद रूलर्स थे, जो ईरानियन रूलर्स थे, वो भी उसको कंट्रोल करना चाहते थे, और मुगल रूलर्स भी इस पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे।
तो इसके लिए जो है वो क्या है कि जो कांधार है, द फोर्ट्रेस है ना, मतलब जो फोर्ट्रेस टाउन माने कि एक किलों का शहर है, और इसको जो है ना मुगल रूलर्स कॉन्कर करना चाहते थे, ताकि जो है ना उनकी यहाँ से जो उनके फ्रंटियर्स है वो सेफ हो सकें, क्योंकि आप लोगों को ये पता है ना कि यहाँ से इसी साइड से, इसी नॉर्थ वेस्टर्न साइड से ही इंडिया में जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स रूलर्स आए हैं वो उसी रास्ते से आए हैं। तो मुगल्स भी उसी रास्ते से आए थे, तो उसी फ्रंटियर को सबसे इम्पोर्टेंट था सेफ रखना, उसी फ्रंटियर को सबसे इम्पोर्टेंट था कि वहां पे सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। तो नियर बाई जो हमारे प्लेसेस थी वो थी कांधार, उस कांधार को वो अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। तो इसके लिए हुमायूं रिकॉन्कर्ड इन 1595 बाय अकबर, while the Safavid court retained diplomatic relations with the Mughals। तो मुगल्स के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो मुगल्स के साथ में बनाए गए, और इसके बाद जो है ना कि लगातार जो है ना वो कांधार पर क्लेम करते रहे, इधर मुगल्स भी उस पर क्लेम करते रहे, और उधर जो है आप देखेंगे कि सफाविद रूलर्स भी जो है ना कांधार पर अपना क्लेम करते रहे। फाइनली 1613 में जहांगीर ने एक डिप्लोमेटिक एनवॉय भेजा था शाह अब्बास के पास में, जो कि प्लीड करने के लिए कि मुगल केस जो है, मुगल मतलब जो है उनको कांधार मिल जाए, रिटेनिंग कांधार विद मुगल्स। तो उसको जो है ना उसकी जो ये प्लीड थी, उसकी जो ये क्या बोलते हैं अपील थी, उसको ठुकरा दिया गया था। एंड इस तरीके से इन द विंटर ऑफ 1622 ए पर्शियन आर्मी डिसीज्ड कांधार, और इस तरीके से कांधार पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। अब इसके बाद आता है ऑटोमन्स, है ना, क्योंकि अब इसके बाद हमारा दूसरा जो हमारा नेबर हो गया वो कौन हो गया, ऑटोमन्स हो गया। तो अब ऑटोमन्स पर किसका कंट्रोल था, ऑटोमन जो है ना वो कौन थे। तो ऑटोमन्स के साथ में हम देखेंगे द रिलेशन, क्योंकि ऑटोमन्स जो है वो ये कौन सी जगह की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द जो ये हमारा सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, इसमें जो है ना आप ये देखेंगे कि जो अरेबियन कंट्रीज है, अब हम उसके बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं, और हम उस पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं जो कि जो है पिलग्रिमेज सेंटर है इस्लाम का, मुस्लिम्स का, हम उसकी बात कर रहे हैं, और वो किसके कंट्रोल में था, वो था ऑटोमन्स के कंट्रोल में। तो ऑटोमन्स के कंट्रोल में जब ये एरिया आता था, तो यहाँ पर जो है, जो मक्का है, मदीना है, इन प्लेसेस पे, और यहाँ जाने के लिए ना आप देखेंगे कि रेड सी के थ्रू जाया जाता था यहाँ पर, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी। तो रेड सी के जस्ट साइड में आप मक्का मदीना की पोजीशन आप देखेंगे, 11th में मैंने आप लोगों को मैप में फिल करवाया था। तो आप यहाँ देखेंगे कि हाँ जी, तो द मुगल एम्परर यूजुअली कंबाइन रिलीजन एंड कॉमर्स। अब देखो कि चूंकि मुगल्स जो है वहां पे पिलग्रिमेज के लिए तो जाया ही करते थे, और न केवल मुगल्स बल्कि सभी इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए जाया करते थे। तो इस तरीके से जो है उन्होंने मक्का और मदीना वहां पे तीर्थ यात्रा के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, क्योंकि रेड सी के थ्रू ये लोग वहां जाया करते थे, और वहां के जो एडन एंड मोखा, ये एडन एंड मोखा जो है वो वहां के दो पोर्ट है, इन पोर्ट पर जो है ना उन्होंने अपनी वैल्यूएबल जो क्या कहते हैं वैल्यूएबल जो एक्सपोर्ट्स थे उनका व्यापार करना शुरू किया। इस तरीके से जो है ना क्या करते थे कि मतलब कि जो है ना व्यापार से जो मुनाफा होता था, उस मुनाफे का कुछ खर्चा जो है ना ये उन पर भी करते थे, जो लोग वहां पर धर्म के जो अनुयायी थे, या जो वहां पर उसकी प्रोटेक्शन किया करते थे, उस श्राइन में जो लोग रहा करते थे, उन लोगों पर भी खर्चा किया करते थे। नाउ कम्स जेसुइट्स एट द मुगल कोर्ट। अब ये तो हमने बात की कि जो है ना ऑटोमन्स की और सफाविद्स के बारे में बात की हमने। नाउ वी विल स्टडी कि और कौन से आउटसाइडर्स थे और कौन से बाहर के लोग थे जो कि इस समय पर मुगल एम्पायर में घुसपैठ कर रहे थे, माने कि who were the people who were who wanted a place, who wanted some space in the Mughal empire। तो ये थे जेसुइट्स एट द मुगल कोर्ट। जेसुइट जो है ना वो क्या थे, मिशनरीज थे, यूरोपियन मिशनरीज, जो कि यूरोप रिसीव नॉलेज ऑफ इंडिया, उनको इंडिया की नॉलेज मिल चुकी थी, एंड दे वांटेड टू हैव अ शेयर
दे वांटेड टू हैव अ स्पेस इन द मुगल एम्पायर। तो इसके लिए उन्होंने अपने जो है ना जो है कमीशंस बनाए, उसके लिए उन्होंने अपनी जो है क्या बोलते हैं अपने साथ कुछ लोगों को लिया, और सबसे पहले तो आकर के यहाँ पे परमिशन ली, और परमिशन लेकर के उसके बाद धीरे धीरे जो है ना उन्होंने अपना यहाँ पे साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। तो जो पहला यहाँ पर मिशन आया था, द फर्स्ट जेसुइट मिशन विच केम टू मुगल एम्पायर, मुगल कोर्ट, वाज इन 1580 इन फतेहपुर सीकरी। और उसके बाद दो और आए थे, वो आए थे 1591 एंड 1595 में, दो और आए थे। तो ये लाहौर में आए थे, क्योंकि उस समय फिर लाहौर में जो है इनकी जो कैपिटल सिटी थी वो लाहौर में शिफ्ट हो चुकी थी। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे कि जो जेसुइट अकाउंट्स थे आर बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड शेड लाइट ऑन द कैरेक्टर एंड माइंड ऑफ द एम्परर। यहाँ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो ये जेसुइट्स थे उनको जो है थोड़ी इम्पोर्टेंस भी दी जाती थी, क्योंकि अकबर जो है वो थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड के थे, और वो सभी धर्म के लोगों को इक्वल समझते थे, इसीलिए भी जो है ना इनको थोड़ी सी यहाँ पर मौका मिल गया था। अब हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। अब जो है ना मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फॉर्मल रिलीजन है, जैसे कि इस्लाम रिलीजन जो है वो मुगल्स का था, तो क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि द हाईएस्ट रिस्पेक्ट शोन बाय अकबर टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ द जेसुइट मिशन इम्प्रेस देम डीपली। उसने जेसुइट मिशन को तो डीपली इम्प्रेस किया, माने जेसुइट्स को जो फॉलोअर्स थे उनके, जो यूरोपियन रिलीजन्स थे या यूरोपियन मिशनरीज थे, उनको तो इम्प्रेस किया। दे इंटरप्रेटेड द एम्परर्स ओपन इंटरेस्ट इन द डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी एज अ साइन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द फेथ। और साथ में उन्होंने क्या किया, साथ में उन्होंने ये कोशिश की कि अकबर को वो कन्विंस कर सके। मैम 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 ये क्रिश्चियनिटी मिशनरीज जो मैम ये जो मिशनरीज थी वो पुर्तगीज से थी या यूरोपियन या फिर ब्रिटिशर्स थे? बेटा, ये जेसुइट्स जो थे इनिशियली पोर्टुगीज सबसे पहले इंडिया में आए थे, लेकिन उसके अलावा जो जो जेसुइट्स थे ना, इन जेसुइट्स जो है ना वो ब्रिटिश जो है ना फ्रेंच, डच, ये सभी कंट्रीज के थे। ठीक है, ये सभी कंट्रीज के मिलके जो मिला करके आते थे, और ये जेसुइट्स जो थे ना, मतलब ये जेसुइट जो है ना एक फॉलोअर्स थे पूरे यूरोप में से, जो है जैसे कि हम कहें कि हम जैसे बौद्ध धर्म, बंद बौद्ध धर्म को जो भी फॉलो करने वाले हैं, ठीक है ना, तो ऐसे ही जो है ना जेसुइट्स जो थे ना वो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, एक कम्युनिटी को कहा जाता था। ठीक है, जो जेसुइट के फॉलोअर्स थे उनको जेसुइट्स कहा जाता था। तो मतलब ये क्रिश्चियनिटी को ही बढ़ावा देना चाहते थे, और ये और पूरे किसी एक कंट्री को बिलोंग नहीं करते थे। ये इनको पूरे ये पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करते थे, ये क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट ठीक है करते थे। मैम, इनफैक्ट इनका ठीक इनका जो है। मकसद होता था ना वो सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करना ही होता था। तो यहाँ जो ये जो मैं आपको बात समझाना चाहती हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना कि दे इंटरप्रेटेड द एम्परर्स ओपन इंटरेस्ट। मतलब कि जो एम्परर का जो ओपन इंटरेस्ट था, माने कि उसने तो वो तो क्रिश्चियनिटी को इसलिए जो है ना एक्सेप्ट कर रहा था, या इसलिए उसने जेसुइट्स को परमिट किया था अपने कोर्ट में कि ही वाज ब्रॉड माइंडेड एंड ही वाज लिबरल बाय बाय नेचर। लेकिन यहाँ पे जो जो जेसुइट्स थे ना, उन्होंने इस बात को इंटरप्रेट किया। इस बात को समझना है आपको कि उन्होंने इस बात को इंटरप्रेट किया, और उन्होंने ये कहा कि वो अकबर जो है वो हमारे धर्म को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि एज ए साइन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द फेथ, माने उन्होंने इस बात को इंटरप्रेट किया, माने इस बात को उन्होंने अपने हिसाब से जो है ना वो चेंज किया, तो गुमराह करने के लिए, और जो है ना ये लोगों में ये गलत फहमी पैदा करने के लिए ऐसा किया गया। अच्छा, अब देखेंगे कि दिस कैन बी अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ द प्रिवेलिंग क्लाइमेट ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस इन वेस्टर्न यूरोप। तो Montserrat remarked that the king cared little that in allowing everyone to follow his religion, he was in reality violating all. इस बात का मतलब आपको गहराई से समझना है कि Montserrat remarked that the king that the king cared little that in allowing everyone, the king cared little that in allowing everyone to follow his religion, he was in reality violating all. वो सभी धर्म के लोगों को ये साबित करना चाहता था, सभी रिलीजन्स को
वो जो है ना उनकी केयर कर रहा था। इनफैक्ट वो सभी रिलीजन्स की केयर नहीं कर रहा था। मॉन्सेरेट ने बहुत गहरी बात कही है कि इस तरीके से वो इन सबको वायलेट कर रहा था, बिकॉज रिलीजन किसी भी व्यक्ति का एक ही हो सकता है, और वो सभी रिलीजन के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा दिखा रहा है यहाँ पर। तो इन अनदर वे हम ये कह सकते हैं कि वो अपने रिलीजन के साथ में यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने रिलीजन के साथ में वो इनजस्टिस कर रहा है। और साथ में हम ये कहेंगे कि सभी धर्मों को वो एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज वायलेशन ऑफ ऑल द रिलीजन्स। वो वायलेट कर रहा है सभी रिलीजन्स को, ठीक है। तो अकबर्स क्वेस्ट फॉर रिलीजियस नॉलेज लेड टू इंटरफेथ डिबेट्स इन द इबादत खाना। ये मैंने आपको बताया था कि इबादत खाना में इनकी इंटर डिबेट हुआ करता था। all the all the scholars of different religions gather इन इबादत खाना, एंड वहां पर अकबर की मौजूदगी में धर्म से संबंधित चर्चाएं की जाती थी। तो ये है कि हिंदूज, मुस्लिम, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, अकबर सारे के सारे लोग जो है वो वहां पर आया करते थे। और increasingly he moved away from the orthodox Islamic ways of understanding religions towards a self-conceived eclectic। अब इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो अपने ऑर्थोडॉक्स इस्लाम धर्म से दूर होता गया, और उसने जो है ना अपना ही एक सेल्फ कंसीव माने अपने ही तरीके से अपना ही एक जो है ना मतलब क्रिएट किया हुआ, अपना ही तरीके से, अपनी ही समझ से, अपनी ही सोच से उसने एक नया जो है ना वो रिलीजन उसने बनाया था। We have seen that Akbar and Abul Fazl created a philosophy of light and used it to shape the image of the king। हम यहाँ देख रहे हैं कि अकबर who commissioned अबुल फजल, ठीक है, to write the chronicle। यहाँ अबुल फजल और अकबर दोनों ने मिल करके एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की, एक ऐसी फिलोसफी क्रिएट की है कि जिसने जो है ना किंग और किंग की जो आइडियोलॉजी है उसको एक नई जो है ना वो तरीके की आकार, नई तरीके की शेप, नई तरीके की इमेज उसको दी है, ठीक है। In this, a divinely inspired individual has supreme sovereignty over his people and complete control over his enemies। इसमें ये साबित किया जा रहा है, इसमें ये पूरी तरीके से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो एम्परर है, हु हैज गॉट द डिवाइनली पावर्स, वो पूरी तरीके से अपने एम्पायर पर अपना कंट्रोल रखता है, सब उसके कंट्रोल में है। और न केवल उसके एम्पायर में जो कुछ है वो उसके कंट्रोल में है, बल्कि उसके जो एनिमीज है उस पर भी उसका कंट्रोल है। तो ये क्या है, ये उनकी सुपीरियोरिटी को एक्सप्लेन करता है। माने कि जो अबुल फजल है वो अबुल फजल अपने क्रॉनिकल के थ्रू मुगल्स की जो ग्रेट अचीवमेंट्स हैं उनको ही जो है ना साबित कर रहा है, और उनको ये साबित करना चाह रहा है कि दे वर द जस्ट एम्परर्स, दे वर द जस्ट रूलर्स, ठीक है। तो इन ऑल आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा। अब इसको जो है ना बहुत माइन्यूटली आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों का जो यूटी है वो ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है। उसमें आपको जो है ना ऑप्शंस मिलेंगे, एमसीक्यूज टाइप होगा, और उसमें आपको टिक करना होगा। और अब की बार जो है ना आप लोग कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एक बच्चे को एक ही बार पेपर अटेम्प्ट करना है और एक ही बार उसका जो है ना पेपर सबमिट होगा, दोबारा सबमिट ही नहीं होगा। अगर आपने कोई भी गलती कर दी या पहले सबमिट कर दिया फिर कहा मैडम हमारा तो गलती से सबमिट हो गया, दोबारा करना है, तो दोबारा नहीं हो सकता वो पेपर, ठीक है। एक स्टूडेंट का नाम एक ही बार आएगा वहां पर, और वो फिर जो है ना रिमूव नहीं हो सकता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इसीलिए पेपर जो है, जो भी टेस्ट आपको दिया जाएगा उसको बड़े ध्यान से करना, ठीक है। और जो है स्कोर जो है ना वो भी आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा, लेकिन वो हम थोड़ा बंद करेंगे, कुछ टाइम बाद आपको बता देंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट आज मैंने देखा है कि अनुराधा मैडम आपका 12 o'clock एक मॉक टेस्ट लेने वाली है। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैंने भी आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक मॉक टेस्ट बनाया हुआ है। सिर्फ 5 मार्क्स चाहिए। वो मॉक टेस्ट एक्चुअली मुझे सिर्फ ये देखना है कि
कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है पता लगे तो हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ ये जज करने के लिए, सिर्फ ये मालूम करने के लिए हमने ये मॉक टेस्ट का जो है ना, मॉक टेस्ट का जो है ना आइडिया रखा है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना मुझे बता दो कि मैं किस समय पर ले लूं आपका ये मॉक टेस्ट, ठीक है, जब सब लोग रेडी रहे। क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम इस बात की भी है कि सभी को तो जो है ना, सभी लोगों को तो जो है क्या बोलते हैं मैसेज कम्युनिकेट करना। ये कोमल, एक बात मुझे तुम बताओ कि क्या मैंने जो भी पर्सनल एक ग्रुप बनाया है, आप उसमें मेंबर हो कि नहीं हो? कोमल, कोमल मैम हूँ। हो ना उसमें? तो उसमें भी इंफॉर्मेशन देखा करो बेटा, है ना। उसमें मैंने आपको सिलेबस डाला हुआ है, यूटी डाला हुआ है। मॉक टेस्ट के लिए आप मुझे बता दो बेटा, मैं आपका कब ले लूं, कल ले लूं या मैं आज ही किसी समय ले लूं आपका, मुझे बता दो। ले लो मैम आज ही। मैम कल आज ले ले लो। लूं, कल ले लूं? हम तो कर लो। मैम तो कल किस समय ले लूं? कल 12 बजे ले लूं? मैम यस। यस मैम। ठीक है, तो फिर मैंने आज ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ ताकि कोई और ना उसमें उस समय पर शेड्यूल करे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना कल और परसों, अब 2 दिन जो है ना बेटा मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगी विजयनगर एम्पायर। हालांकि मेरा दिल बड़ा कच्चा हो रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को जो है ना सिलेबस जो है ना मेरा रुक रहा है इस समय पर, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को टाइम भी मिल रहा है कि आप अपना काम कंप्लीट कर लें। लेकिन कुछ बच्चों के कान में तो जू ही नहीं रेंगती, उनका मैं क्या करूं। आशीष गहलोत पता नहीं कहाँ चला गया, ये कहीं भर्ती वर्ती तो नहीं हो गया, ये कहीं चला तो नहीं गया यहाँ से, है? आशीष गहलोत को पता ही नहीं है, कोई अता पता ही नहीं है। हाँ बोलो। कल 12 बजे तो लाइब्रेरी क्लास है, फ्राइडे है कल। यस मैम, कल 12 बजे लाइब्रेरी की क्लास। कोई बात नहीं ना, मैं वो तो 12:15 शुरू करती हैं। वो तो मैंने देखा मैडम 12:15 पे 12:15। क्लास स्टार्ट, 12:15 पे क्लास स्टार्ट करती हैं वो, है ना। तो मैं आपको 12 बजे लिंक भेज दूंगी, आप वो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उसमें, 10 मिनट का ही टाइम है उसके लिए, ठीक है। 10 मिनट का ही टाइम है उसका। अच्छा, और ये एक जो है ना आशीष गहलोत का कुछ नहीं पता चल रहा मुझे कहाँ पर है ये। और पायल क्लास में आई है क्या आज? एक ये पायल, इसने पता नहीं क्या सोच लिया है, इसके दिमाग में भगवान जाने क्या ही चल रहा है। आयुष नहीं आया? अच्छा, आप लोग ना टच में रहा करो, देखते रहा करो कि ना कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो उस ग्रुप में आप चेक करते रहा करो। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। मैम इसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इसमें है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन अभी आप लोगों का रिटन वर्क ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन मैं अभी आप लोगों का सिलेबस क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मैं अभी आपको नहीं दे रही हूँ। मैंने वो जो लिंक भेजा है ना उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, एक तो हाउस होल्ड वाला है, एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, एक वो उसका है वो जो इंफॉर्मेशन वाला है, उसमें से एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन है वो मैंने चेक किया था। ये वाले क्वेश्चंस आप जरूर कर लेना। प्रार्थना नहीं आई आज क्लास में? आज बच्चे क्लास में कम आए हैं, 1 मिनट में चेक कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 10। आज गौरव भी नहीं आया। वरुण, वरुण लीव करो। वरुण काम पूरा करो भाई तुम। वैष्णवी तुमने चैप्टर क्यों नहीं भेजा अभी तक मुझे?
वरुण, वैष्णवी, तुषार और तुषार सुहाग, चारों लीव करो। वैष्णवी, एक चैप्टर का काम रहता है, लीव करो। तन्नू, तेरा इतना सारा काम रहता है, लड़की तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। मैम